सबा सबकी है, ज़ियाए आफ्ताब सबका, निकहत चमन सबका। तो हर वक्त वो निगेटिव नहीं होता है। सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत मशहूर शेर है, आप सब जानते हैं कि तेरा सूरज के कबीले से ताल्लुक तो नहीं, तेरा तेरा सूरज के कबीले से ताल्लुक तो नहीं, ये कहाँ से तुझे आया है सभी का होना। डॉक्टर शाम्स इकबाल, डायरेक्टर कौमी काउंसिल बराए फरोग़। शुक्रिया शफी अयूब साहब। डायस पर तशरीफ फरमा प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, प्रोफेसर अबू बकर अब्बास साहब, और इस हॉल में तशरीफ फरमा ख़वातीन हज़रात। एक बड़ी मुसीबत है मेरे साथ कि 3 इतने अहम मुकर्रिर के बाद मुझे मौका मिला कि मैं कुछ इजहार ख्याल कर सकूं। जाहिर है ये तीनों अपने फन में माहिर हैं। किस वक्त किस बात को कहाँ कहना है, इनसे बेहतर कोई और नहीं कह सकता। इफ्तिताही इजलास में मुझे इस्तकबालिया कलमात के लिए बुलाया गया, तब भी मैं नर्वस था। बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठा, फिर उनके सामने गुफ्तगू करना, कई बातें मैं लिख कर ले आया था, लेकिन वो बोलने से पहले वो जहन से बातें निकल गई। लेकिन इख्तितामी इजलास में मुझे एक बड़ा फायदा मिला, वो ये कि जो बातें मैं कहना चाहता था उसमें बेशतर बातें, बल्कि ये कहा जाए कि ज्यादा से ज्यादा वो बातें हो चुकी, तो उसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो बात करूं जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे दायरे इख्तियार में है, विद इन स्ट्रक्चर। मैं ऑलवेज कोट करता हूं विद इन स्ट्रक्चर, उसी के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूं। खुशी की बात है मैं मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि मौजू पर बहुत कुछ गुफ्तगू हो चुकी है। मौजू को पढ़ा भी है, मौजू को सुना भी है। खुशी की बात यह है कि इस सेमिनार में हमने कोशिश की है कि हर इलाके की नुमाइंदगी हो। ख्वाजा साहब कह रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर हमने इसमें तय किया है। हमारे दरमियान एक साहबा जो केरला से आने वाली थी, किसी वजह से वो ना आ सकी, अदरवाइज मैंने केरला की भी नुमाइंदगी की थी। तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, कश्मीर और दिल्ली और बिहार और यूपी की तो बात ही ना करें, ये तो हर जगह होते ही होते हैं। इतने लोगों को समेटना और इतने लोगों को यहां आना, इस बात को साबित करता है कि उर्दू हिंदुस्तान की वो जबान है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बोली समझी पढ़ी जाती है। ये फौकियत हिंदुस्तान की दूसरी जबानों को हासिल नहीं है कि जेएनयू में बैठकर हम अपने दूर दराज इलाके के स्कॉलर्स, एकेडमिशियन से कहें, मैं औरंगाबाद का नाम भूल गया, माफ कीजिएगा, याद आया। हमें यही पॉजिटिविटी की जरूरत है। जब हम ये बात करते हैं कि उर्दू का दामन और उर्दू की
रीडरशिप सिकुड़ रही है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। अपने पढ़ने के जमाने में भी महफूज साहब और ख्वाजा साहब डायस पर तशरीफ रखते हैं, क्या कभी इस तरह की ऑडियंस हमने देखी? एक कमिटी रूम में कोई प्रोग्राम कर लिया करते थे या मेस में कोई प्रोग्राम कर लिया करते थे, अली सरदार जाफरी साहब जैसे लोग, कैफी आजमी साहब जैसे लोग आया करते थे, लेकिन इस तरह का नजारा हमने नहीं देखा। ये उर्दू के लिए फख्र की बात है। हम उन तमाम चीजों से बाहर आए, नौजवानों से मैं मुखातिब हूं, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं 21वीं सदी के, उस चैलेंजेस में मौके भी हैं। जब मौके की तरफ जाएंगे आप, तो चैलेंज खुद ब खुद साइड होता चला जाएगा। कोशिश कीजिए कि उस चैलेंजेस को कबूल करें और उर्दू को मजीद तरक्की और बुलंदियों तक ले जाएं। कौमी उर्दू काउंसिल में अपना ओहदा संभालते ही हमारे कई मेहमान ने ये कहा, आप मेरे यहाँ आइए, आप मेरे यहाँ आइए, प्रोग्राम होगा। कभी कैलकुलेट करके देखिएगा कि 6 मंथ में शमशेर इकबाल साहब ने 22 प्रोग्राम कैसे किया होगा। मैं अपनी टीम को और एक बात देता हूं, टीम काउंसिल आज भी टीम के कई लोग किसी वजह से नहीं आ सके हैं इस पूरे 2 दिन, बावजूद इसके जो टीम मौजूद है वही काम कर रही है। मैंने पहला प्रोग्राम जो किया वो तमाम सुदूर को खत भेजा, आप सब मौजूद हैं, यहां और भी सुदूर हैं, तो आप बताएं कि मैं अपना रोड मैप कैसे बनाऊं। फिर मैंने जो ऑथर्स कम्युनिटी है, जिसको मैं कहता हूं जो क्रिएटिव राइटर्स हैं, उनको बुलाया, उनसे बात की कि आप बताएं मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। गोया के तमाम फील्ड के लोगों को मैंने बुलाया, उनसे बातें की। इसी दिल्ली में 23 अप्रैल को हिंदुस्तान की 4 बड़ी यूनिवर्सिटी और एक काउंसिल में हमने किताब नुमाइश का एहतमाम किया और सब जगह प्रोग्राम मुनक्किद किए। शमशेर इकबाल सिर्फ एक जगह कौमी उर्दू काउंसिल तक डटा रहा, मेरी पूरी टीम, चूंकि मैं एतबार करता हूं। अगर मैंने सोच लिया कि ख्वाजा साहब जेएनयू में यह प्रोग्राम बेहतर तरीके से कर सकेंगे, तो मैं ट्रस्ट करता हूं। ये जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट पिछले 20-25 सालों में हुआ है उर्दू में, उसको भी खत्म करने की जरूरत है, और उसकी मिसाल देखिए तीनों यूनिवर्सिटी के मौजूद है। अबू बकर अब्बास साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, उस पर आप सब एकेडमिशियन गौर करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट को खत्म करने में वो तारीफी जुमला ही हमारा जो है ना आड़े आता है। ख्वाजा साहब ने तजवीज दी है काउंसिल को क्या करना है। आप लोगों को गोशगुजार करना चाहता हूं कि परफॉर्मेंस आर्ट की बात कर रहे हैं आप, जब तहजीबी सरगर्मियां की बात करते हैं तो वो एक किस्म का परफॉर्मेंस ही होता है, खा वो दास्तान गोई की शक्ल में हो, शाम गजल की शक्ल में हो, मुशायरे की शक्ल में हो, या कव्वाली की शक्ल में हो। चलो टुक मीर को सुनने, मैंने कथक परफॉर्मेंस करवाया दास्तान के साथ साथ, बात तो सारा जाने, मुशायरा भी करवाया, महफूज मौजूद है। कश्मीर में गया, हमारे करम फरमा शाह बेनात मरी साहब को कुछ शिकायत रही होगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी एक ख्वाहिश है और मेरी एक कोशिश है, अब तक का जो तरीक़ाकार है उसको आप सब समझ रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जिस इलाके में जा रहा हूं उस इलाके को नुमाइंदगी दूं। जब मैं श्रीनगर में बुक फेस्टिवल कर रहा हूं तो मेरी कोशिश थी कि श्रीनगर के लोगों को ही मैं बुलाऊं। इंशाअल्लाह जब जम्मू में करूंगा तो फिर जम्मू के आसपास के लोग जो होंगे वो आएंगे। अभी मैंने
भोपाल में एक प्रोग्राम किया, मैंने वहां के लोगों को बुलाया, एक आध दो लोग शायद गए होंगे, अदरवाइज मेरी ये कोशिश होती है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। सब लोग तो दिल्ली नहीं आ सकते, जो दिल्ली से बाहर उर्दू की खिदमत कर रहे हैं उनके बीच में। तो गोया कि आपका जो ये प्रपोजल है, जबान के फरोग के लिए तहजीबी सरगर्मियां जारी है। 15 तारीख को लखनऊ में एक मुशायरा है, इसी 15 नवंबर को, 16 नवंबर को शाम गजल का प्रोग्राम भी है, साथ साथ वीर दौर तक 4 प्रोग्राम मैं लखनऊ में कर रहा हूं जो सिर्फ लखनऊ के लोगों के लिए है। 26 तारीख को सेम सरगर्मियां आजमगढ़ में हो रही, सिर्फ आजमगढ़ के लोगों के लिए। तो मैंने एक पूरा शेड्यूल किया, पूरा कैलेंडर किया है क्या करना है मुझे, मैं कर रहा हूं। तो आपकी ये तजवीज मैं उस पर पहले ही से अमल कर रहा हूं। अदब के फरोग के लिए सेमिनार होना चाहिए, इसकी बात भी मैं कर चुका कि अपने पीरियड में कितना सेमिनार मैं कर चुका। और ये सच है, अगर अदब को जिंदा रखना है तो ऐसी महफिलें सजती रहें, यहीं से आप तहजीब सीखेंगे। उस दिन फारूक साहब ये बात कह कर गए, जब कोई सीनियर कोई बात कहता है हमारे तलबा, मैं भी उसी सफ में था, आज यहां हूं, मैं सीखता था, मैं जानना चाहता था। ये जो सेमिनार है यही तो एक कल्चरल प्रमोशन का जरिया है, लिटरेचर प्रमोशन का जरिया है। हम जब अगर मैं भी अगर सेमिनार में बैठता, मेरी एक आदत थी, मैं सेमिनार में नहीं बैठता था, मेरे दोस्त को पता है, अगर मैं सेमिनार में बैठता शायद मैं अच्छा मुकर्रिर होता। तो ये भी मैं आपकी जो तजवीज है इस पर अमल कर रहा हूं। जामियात के हवाले से जो आपने बात की, ये बहुत अच्छा प्रपोजल है, ये हम इस पर गौर करेंगे। ये अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं लेकिन इस पर गौर करेंगे। बच्चों के अदब की बात, ये मेरा मैदान है, ये मेरी एक्सपर्टाइज है। मैंने 25 साल अपनी जिंदगी इसी में खपाई है। हाल के दिनों में मैंने एक वर्कशॉप किया, सारे लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, अखबार में, कि मैंने ऑथर को बुलाया ठीक इसी तरह से, जिस तरह से आपसे कहा पेपर लिखिए, आप मुझे दीजिए, ठीक इसी तरह से हमने कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट पर, चूंकि मैं जानता हूं 21वीं सदी के मामला बिल्कुल अलग हैं 20वीं सदी से, चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। मैंने लोगों को, जो हमारे सीनियर राइटर, सब ऑलमोस्ट 100 लोगों को मैंने खत भेजा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कौमी उर्दू काउंसिल सबके लिए है, सबके साथ है। उसमें जो रिस्पांस आया, उस रिस्पांस पर हमने वर्कशॉप मुनक्किद किया, उसमें स्टूडेंट को भी बुलाया, क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी है, जैसे मकाले पढ़े जा रहे थे, स्टूडेंट को अंदाजा होगा कि किस तरह के मकाले पढ़े जा रहे हैं, उनकी भी तरबियत साजिश होती है। वर्कशॉप में आमतौर पर एक क्लोज डोर मीटिंग होती है, 10 लोग 15 लोग बैठते हैं, काम हो गया। मैंने 50 स्टूडेंट जो जामिया के थे, बच्चे स्कूल के और अलग स्कूल के भी लोगों को बुलाया, उनके टीचर के साथ। गजरफा साहब मौजूद थे, सबने कहानियां सुनाई और सबको लगा उनकी कहानी बहुत अच्छी है। हर राइटर ये समझ रहा है कि उसकी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन वही है, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, ये नौजवान क्या सोच रहा है। उसमें भी काफी गुंजाइश हुई कि उसको कुछ ना कुछ रद्द बदल किया जाए। पूरा वर्कशॉप कंप्लीट हो गया। मैं यहीं पर नहीं रुका, उसके बाद 3 रुकनी कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद उनके हवाले सारी कहानियां रख दी, उसकी एडिटिंग हो गई। ये सब मैं अपने पीरियड की बात कर रहा हूं, सब कुछ जो मैंने कंसीव किया वही कर रहा हूं। उसके बाद अब मसला आया इलस्ट्रेशन का। 4 कलर में जो किताबें होंगी विदाउट इलस्ट्रेशन नहीं होंगी, और काउंसिल ने कुछ किताबें शाया की हैं, वो मेरे पीरियड की थी, या तो तर्जुमा, ओरिजिनल नहीं। मैंने 25 कहानियां कंप्लीट करने के बाद इलस्ट्रेटर ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लगा, किसी ने कोई मदद नहीं की। मैंने सबसे कहा, लेकिन मैंने खुद निकाल लिया, और वो कहानियां इलस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग सेमिनार 25 किताबों के रिलीज के साथ होगा, जो 4 कलर बच्चों के लिए। ये सेमिनार, ये जो प्रपोजल है, उसके लिए मैंने आपसे बताया। बाकी जो रिसर्च स्कॉलर सेमिनार है, पोर्टल के बारे में है या आप ब्लॉग के बारे में है, इस पर हम लोग गौर करेंगे।
ہم نے سب کو بہت برداشت کیا, تھوڑا سا مجھے بھی ایک آدھ پہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو برداشت کیجیے. باتیں سب ہو گئی, اسی کے اندر کچھ چیزیں آ جائے گی, چونکہ یہ ایک ریزولوشن تھا, ایک بات تھی جو ہم نے کہہ دی. بہت 2-3 منٹ میں آپ کی اپنی بات ختم کر دوں گا. عصر حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مربوط لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. نئی حکمت عملی وضع کرنی پڑے گی. مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنا پڑے گا. کثیر لسانی ہندوستان میں مختلف زبانوں سے فکری اور لسانی سطح پر مضبوط رابطہ قائم کرنا ہوگا. دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے علوم و فنون سے رشتہ جوڑ کر اسے اپنی زبان کا بھی حصہ بنانا پڑے گا, اور معاصر دنیا کو یہ باور بھی کرانا پڑے گا کہ اردو صرف شاعری نہیں بلکہ سائنس اور تکنیک کی بھی زبان ہے, اور بہت سارا سائنسی اور سماجی مواد اردو میں بھی ہے. قومی کونسل کے سہ روزہ قومی سیمینار کے مقالات سننے کے بعد مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی تعامل نہیں کہ اس موضوع کا کینوس بہت وسیع تھا, مگر بہت سے ڈائمینشن پر مقالوں میں توجہ نہیں دی گئی. بہت سے منظرنامے نگاہوں سے اوجھل رہے. ادب اطفال سائنسی فکشن پر اشارتاً گفتگو بھی نہیں ہوئی ایکسپٹ سید محمد شاہ اشرف. ڈرامہ, انشائیہ, خاکہ اور دیگر کئی اہم موضوعات پر بھی مکالمے سے محروم رہے, جس کی وجہ سے میرے ذہن میں سوالات کے کچھ نئے سلسلوں نے بھی جنم لیا. کیا ہمارا ادب ایک ہی سوئی کی نوک پر ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا چند ہی نکات و نظریات میں ہمارا ادب محصور ہے؟ کیا ہمارا ادب حال اور مستقبل سے ہمیں جوڑنے میں ناکام ہے, یا صرف ماضی کے فسانوں میں گم ہے؟ کیا یہ امکانات کی نئی دنیا تلاش کرنے میں ناکام ہے, یا صرف پرانے افکار و تصورات میں گم تو نہیں ہے؟ کیا اس ادب میں تازہ لہر اور تحرک کی کمی ہے؟ کیا یہ معاشرتی فریضہ ادا کرنے میں کامیاب ہے؟ کیا ملک و معاشرے کی تعمیر میں اس کا کوئی اہم کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ سماجی, معاشی, سیاسی اور ثقافتی سطح پر جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس میں ہمارے ادب کا کیا رول ہے؟ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات اب ہمیں تلاش کرنے ہوں گے. ہمیں اپنے ادب کو ملک اور معاشرے سے جوڑ کر دیکھنا ہوگا. ملک کی تعمیر و تشکیل میں مثبت اور متحرک کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کے وکست بھارت 2047 میں کس طرح کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور اپنے ملک کو ایک عظیم عالمی طاقت اور وشو گرو بنانے میں اہم کردار ادا کرنا ہے. ہمیں اپنے ملک اور مٹی کا قرض اپنے قلم سے اتارنا ہوگا. اس زبان کی خمیر میں محبت بھی ہے, ایثار بھی ہے, قربانی بھی ہے. اس لیے ہمیں اپنے ملک کا پرچم ہر محاذ پر بلند کرنا ہوگا. اسی اردو زبان کے ایک شاعر نے کہا تھا, دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. ہمیں اپنی مٹی کی خوشبو بہت عزیز ہے, اس لیے ہم اپنی مٹی کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں, مگر اس کی آن بان شان پر کوئی حرف نہیں آئے گا. شکریہ. جے ہند.